ये चीज। अच्छा जी। बच्चे नोड क्या होता है जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे। नोड एक सर्किट के अंदर ऐसा पॉइंट होता है जहां पे टू और मोर देन टू एलिमेंट आपस में आके कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम देखें, इसमें पॉइंट ए एक नोड है, पॉइंट बी भी एक नोड है, पॉइंट ई भी एक नोड है, पॉइंट जी भी एक नोड है, पॉइंट सी भी एक नोड है। ऐसे ही सर्किट के जो एलिमेंट हमने पढ़े थे, कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है। ये कैपेसिटर और इंडक्टर को तो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, हम सिर्फ रेजिस्टर को ही लेके चल रहे हैं। आगे ये जो वोल्टेज सोर्स है ये भी एक एलिमेंट है, जो करंट सोर्स है ये भी एक एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉइंट ए के ऊपर एक वोल्टेज सोर्स, एक ये एलिमेंट और एक रेजिस्टेंस R1, ये दो एलिमेंट पॉइंट ए के ऊपर मिलते हैं तो पॉइंट ए एक क्या है सॉरी, पॉइंट ए एक नोड है। ठीक है, पॉइंट डी एक नोड है क्योंकि इसके ऊपर R3 और R2 दो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या है, एक नोड है। ठीक है, तो नोड को हम सिंपल टर्म्स के अंदर डिफाइन कैसे करते हैं? वो कहता है कि अ पॉइंट वे टू और मोर या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट ज्वाइन करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? नोड। ठीक है, अब आते हैं आगे सर जी, जी जी। सर जी जंक्शन और नोड में कोई फर्क है या एक ही चीज है ये? अभी मुझे असेंशियल नोड डिफाइन करने तो फिर इसको जंक्शन के साथ। जो नोड है वो टेक्निकल टर्म है, जो जंक्शन है वो एक लेमैन बंदा यूज करता है, जो नॉन टेक्निकल बंदा। अगर एक बंदा इंजीनियर है तो वो सर्किट के अंदर उसको कहेगा भाई ये एक नोड है। ठीक है, अगर कोई लेमैन बंदा है जिसको इसकी टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता तो वो उसको जंक्शन बोल सकता है। जंक्शन भी ओके वही सर। होता है कि जो जहाँ पे दो तीन चीजें आके मिल जाती है। ठीक। ठीक है, जैसे वो रेलवे स्टेशन के ऊपर जंक्शन क्या होता है, वहां पर दो तीन चार साइड से आके जहाँ पे रेल आपस में मिलती है तो उसको जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो ओके सर। लेमैन नॉन टेक्निकल बंदे के लिए वो जंक्शन है, तो टेक्निकल बंदे के लिए वो नोड है। ठीक, तो असेंशियल नोड वो कहता है कि अ नोड वेयर एटलीस्ट थ्री आर मोर देन थ्री एलिमेंट ज्वाइन। ठीक है, नोड क्या था जिसके अंदर दो एलिमेंट ज्वाइन हो, तो एसेंशियल नोड क्या है जहां पे तीन एलिमेंट एटलीस्ट मिनिमम तीन एलिमेंट ज्वाइन हो। तो कोई बंदा बता सकता है कि सर्किट के अंदर ये सी एक एसेंशियल नोड है क्योंकि इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस और दो वोल्टेज सोर्स, तीन एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है, तो ये एक एसेंशियल नोड है। कोई बंदा और बता सकता है कि सर्किट के अंदर और कौन सा एसेंशियल नोड है? बी, ई और जी। बी भी एक एसेंशियल नोड है, ई भी एक एसेंशियल नोड है, जी भी एक एसेंशियल नोड है। ठीक है, बच्चे एसेंशियल नोड की ये एक एग्जांपल है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर मैं आपको सर्किट दो तो डिफाइन करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपने फाइंड करनी है। आपको नोड का पता होना चाहिए, एसेंशियल नोड का पता होना चाहिए। नोड वो है जहाँ पे एटलीस्ट दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, एसेंशियल नोड वो है जहाँ पे एटलीस्ट तीन एलिमेंट आपस में मिलते हैं। ठीक है, आगे आ जाती है मेरे पास एसेंशियल नोड भी हो गया, एसेंशियल नोड भी हो गया। आगे आ जाता है पाथ। पाथ है हमारे पास अ ट्रेस ज्वाइनिंग। ट्रेस बोलते हैं किसी भी ट्रेस का जो लेमैन मतलब नॉन टेक्निकल टर्म नाम है वो रास्ता है, पाथ है। ठीक है, इसको ट्रेस बोल लो, पाथ बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, वो कहता है कि अ ट्रेस ऑफ ज्वाइनिंग, एक ऐसा ट्रेस, एक ऐसा रास्ता ऑफ ज्वाइनिंग बेसिक एलिमेंट विद नो एलिमेंट इंक्लूडेड मोर देन वन। वो कहता है कि ऐसा रास्ता जो कि एलिमेंट को जोड़ने से बने लेकिन उस रास्ते के अंदर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार ना आए, उसको क्या बोलते हैं? वो एक पाथ है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ से बी से स्टार्ट करता हूँ, बी से ई पे आता हूँ, ई से जी पे आता हूँ, जी से एफ पे आता हूँ, तो ये एक पाथ है। क्योंकि बी से लेके एफ तक जब मैं आया हूँ बीच में कोई एलिमेंट मैंने रिपीट नहीं किया। नहीं किया। ठीक है, तो ये एक पाथ है। अगर मैं सी से लेके ई तक पहुंचता हूँ तो ये भी एक पाथ है। ठीक है ट्रेस है पाथ। जी, अगर मैं ए से लेके बी तक पहुंचता हूँ ये भी एक पाथ है। अगर मैं ए से लेके बी तक, बी से लेके जी तक, जी से एफ तक, एफ से वापस सी तक पहुंचता हूँ ये भी एक क्या है? पाथ है। ठीक है, पाथ की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसके अंदर कोई जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसकी पाथ की डेफिनेशन देखो। अ ट्रेस, ट्रेस बोलते हैं रास्ते को, पाथ ऑफ ज्वाइनिंग बेसिक एलिमेंट विद नो एलिमेंट इंक्लूडेड मोर देन
वन। ठीक है, बात की समझ आ गई? ठीक है, आगे आती है जी मेरे पास, सर। जी सर। आगे आता है मेरे पास ब्रांच। ब्रांच भी एक किस्म की पाथ है, लेकिन ब्रांच एक ऐसा पाथ है जो दो नोड को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अ पाथ दैट कनेक्ट टू नोड इज कॉल्ड ब्रांच। यहां से देख लेते हैं हम। अब देखो, ए से लेके बी तक एक पाथ है और ये एक ब्रांच भी है, क्योंकि ये दो नोड को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, बी से लेके सी ई तक ये एक ब्रांच है, क्योंकि ये दो नोड को आपस में कनेक्ट करती है। कोई भी ऐसी चीज, ऐसा पाथ जो दो नोड को आपस में कनेक्ट करे, वो क्या है? वो सर्किट की ब्रांच है। ब्रांच। ठीक है, आगे मेरे पास आती है असेंशियल ब्रांच। असेंशियल ब्रांच वो वाली ब्रांच है दो दो असेंशियल नोड को आपस में कनेक्ट करे। ठीक है, और उस असेंशियल ब्रांच के रास्ते के अंदर कोई मजीद असेंशियल नोड नहीं आना चाहिए। इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर देखते हैं असेंशियल ब्रांच कौन सी है। A path which connect two essential node without passing through an essential node। ऐसा पाथ जो कि दो एसेंशियल नोड को आपस में कनेक्ट करे और उसके रास्ते के अंदर कोई एसेंशियल नोड ना आए। फॉर एग्जांपल आप देखें, सी एक एसेंशियल नोड है, ई भी एक एसेंशियल नोड है। अब जो सी और ई को मिलाने वाला पाथ है, जिसके अंदर R1 और R3 आ रही है, तो ये एक एसेंशियल ब्रांच है। ठीक है, क्योंकि ये दो एसेंशियल नोड को मिला रही है। अब देखें, जो B एक एसेंशियल नोड है, G भी एक एसेंशियल नोड है। अब ये जो B से G तक जा रही है, R5 और R6, ये एक ब्रांच है, लेकिन ये एक एसेंशियल ब्रांच नहीं है। आल्दो ये मिला दो एसेंशियल नोड को ही रही है, ये एसेंशियल ब्रांच इसलिए नहीं है क्योंकि इसके रास्ते के अंदर जो एक नोड आता है E, वो E इटसेल्फ एक एसेंशियल नोड है। बच्चे, आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी सर, आ रही है समझ। अब देखें, सी से सर जब मैं सी से ई के एक्सक्यूज मी ऊपर सर। गया। जी जी। सर जैसे ए और एफ के दरमियान सी है, वो एसेंशियल ब्रांच है। ए और एफ के दरमियान क्या ए और एफ एसेंशियल नोड है? ए और एफ एसेंशियल नोड नहीं है। एसेंशियल ब्रांच के लिए जरूरी है कि दो एसेंशियल नोड को आपस में बताए। बी एक एसेंशियल नोड है, जी एक एसेंशियल नोड है, तो इनको जो दरमियान में लाने में एसेंशियल ब्रांच इसीलिए नहीं है क्योंकि जो रास्ते के अंदर एक नोड आ रहा है ई, ई भी इटसेल्फ एक एसेंशियल नोड है, तो इसीलिए ये ब्रांच को एसेंशियल ब्रांच नहीं बोलेंगे। जी ठीक है, सर। लेकिन सी और ई को जो मिला रही है, इसके अंदर रास्ते के अंदर एक नोड आ रहा है डी, क्योंकि डी एक एसेंशियल नोड नहीं है, तो इसीलिए जो सी से जो ई तक जा रही है, ये एक एसेंशियल ब्रांच है। ठीक है, अब बी से लेके जो ई तक आ रहा है, जो रजिस्टर 5 R5, ये सिंगल हैंडेडली एक एसेंशियल ब्रांच है, क्योंकि ये दो एसेंशियल नोड को मिला रही है। सिमिलरली R6 भी एक एसेंशियल ब्रांच है, क्योंकि वो ई और जी को मिला रही है। ई एंड जी बोथ आर एसेंशियल नोड। ठीक है बच्चे, ये ध्यान से समझ लो, जब हम नोड वोल्टेज मेथड पढ़ेंगे उसके अंदर हमें सर्किट को देख के एसेंशियल नोड पहचानने होंगे कि एसेंशियल नोड कौन से है। और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल चीज है जहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 3 एलिमेंट आपस के साथ मिलते हैं। मोर देन 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 भी हो सकते हैं। अब देखो, पॉइंट जी के ऊपर कितने एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं? कोई बंदा बताएगा? एक R1 R4 मिल रहा है, R6 मिल रहा है, R7 मिल रही है, और एक करंट सोर्स मिल रहा है। 4 एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं पॉइंट जी के ऊपर। तो एसेंशियल नोड के लिए मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि वो उसके क्या होने चाहिए? मिनिमम 3 एलिमेंट होने चाहिए। एसेंशियल नोड हो गया। अब आगे आती है मेरे पास लूप। लूप और मैच सिमिलर कंसेप्ट है। ठीक है, इनके अंदर छोटा सा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। वो कहता है कि एक लूप एक ऐसा पाथ है जिसका स्टार्टिंग नोड और एंड वाला नोड सेम होता है। ठीक है, लूप हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे, जब हमने केसीएल और केवीएल, जब हमने केवीएल की इक्वेशन लिखते थे तो एक लूप के अंदर लिखते थे, ऐसे ही है। अब देखिए, ए
अगर मैं ए से स्टार्ट करूं, बी पे जाऊं, फिर ई पे, डी पे, सी पे और वापस ए के ऊपर आ जाऊं, इसका मतलब है कि मैंने ए से स्टार्ट किया, वापस ए पे आ गया। इसका मतलब है इसका स्टार्टिंग नोड और एंड वाला नोड सेम है। तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये एक लूप लूप है। है। ठीक है। अगर मैं ऐसे जाऊं, ए से स्टार्ट करूं, बी पे, फिर जी पे, फिर एफ पे, फिर वापस ए पे, तो ये भी क्या है, एक लूप। लूप। तो लूप ऐसा। सर जैसे जी जी कोई जहां से स्टार्ट करें और वहां पर एंड हो, और वो एक लूप कहलाएगा। या वो ही एक लूप कहलाएगा। अब देखें, लूप की समझ अब आगे आते हैं मैश। मैश भी एक किस्म का लूप होता है, लेकिन वो सबसे छोटा लूप होता है जिसके अंदर कोई मजीद लूप नहीं होता। ठीक है। डेफिनेशन देख लो, वो कहता है कि अ लूप दैट डज नॉट इनक्लोज एनी अदर लूप, उसको क्या बोलते हैं, मैश। 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 इसको सर्किट डायग्राम से समझते हैं। अब देखो, ये जो नीचे वाला सी से मैं चलूं, डी पे जाऊं, ई पे, जी पे, एफ पे और वापस सी पे आ जाऊं, ये एक लूप है और ये एक मैश भी है। हर मैश एक लूप होती है। ठीक है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है। तो क्या इस लूप के अंदर कोई लूप आ रहा है? नो सर। तो ये एक एक ही है मैश, बस। एक ही है, ये एक मैश है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, ए से स्टार्ट करूं, बी पे, बी से वापस जी पे, जी से एफ पे, एफ पे वापस ए पे आऊं, तो ये एक लूप है, लेकिन ये एक मैश, नहीं है। क्योंकि इस लूप के अंदर मजीद लूप्स आ रहे हैं। ठीक है। अब इसका जी पार्ट देखे, जी पार्ट वो कहता है कि आप मुझे इस सर्किट के अंदर देखे बताएं, दो लूप्स बताएं जो कि मैश ना हो। तो कोई बता सकता कोई ऐसा लूप जो कि मैश ना हो? एक तो मैंने बता दिया ना, ए बी जी एफ और वापस एक ऊपर। सर इसको उल्टा चला लें, एफ जी बी ए और एफ। अल्टीमेट तो रास्ता वही बनेगा अगर ये सबसे बाहर वाले चले जाए, ये वाला करंट सोर्स की तरफ से। तो ये एक क्या है, ये एक लूप है जो सबसे बाहर बन गई, इसके जो रेक्टेंगुलर शेप बन गई, मतलब ए से स्टार्ट करूँ, करंट सोर्स के थ्रू होते हुए वापस एफ और ए पे आ गए। तो ये एक लूप है, ये मैश नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा लूप आ रहे हैं। समझ गए। समझ आ गई? तो ये जी इस सर। जी सर। ये इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन है। आप देख लीजिएगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, लूप कौन से हैं, मैश कौन सी है, एसेंशियल नोड कौन से हैं, नोड कौन से हैं। तो इसको देखिए, अगर फिर भी ना समझ आई तो बता दीजिए। बच्चे आगे है मेरे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन। जो अगला वाला हमने मेथड पढ़ना है ना, नोड वोल्टेज मेथड, उसके अंदर इक्वेशन बनती है। ठीक है। और कोई बंदा बता सकता है कि इक्वेशन की जो हमने 8th स्टैंडर्ड के अंदर सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी? सब इंजीनियर हजरात जोर लगाए और मुझे बता दें कि इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इक्वेशन होती क्या, डेफिनेशन नहीं पता तो कोई मसला नहीं, इक्वेशन बता देंगे। किसी को नहीं पता? बच्चे ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाए उसको इक्वेशन बोलते हैं, याद है ना? माइंड से निकल गया सर। चलो कोई बात नहीं, भी माइंड में रख लो। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाए उसको इक्वेशन बोलते हैं। अगर हमारे पास दो इक्वेशन होती तो हम उसको आपस में सॉल्व करके क्या करते थे, उनके अंदर जो एक्स और वाई की वैल्यू होती थी वो निकालते होते थे। ऐसी चीजें याद है ना आपको? जी सर। जी सर, इक्वेशन में इक्वेशन पुट करके। जी जी, एक इक्वेशन से एक आंसर निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके, एक इक्वेशन से एक्स का आंसर निकाल के वो दूसरी इक्वेशन में पुट करके वहां से वाई का आंसर निकल आता था। जी सर। जी सर। इस टेक्निक को बोलते हैं इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि इकट्ठे एक साथ। ठीक है। तो जो आगे हम इक्वेशन बनाएंगे ना, उसको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से कितनी एसेंशियल ब्रांच कौन कौन सी, कोई एसेंशियल ब्रांच बताएगा? इस सर्किट के अंदर एसेंशियल ब्रांच कौन कौन सी है बच्चे?
सर सी और ई के दरमियान डी जो है। ई सी और ई के दरमियान जो ब्रांच है, मतलब ये वाला रास्ता सी से लेके ई तक जाए तो ये एक एसेंशियल ब्रांच, बी से लेके जी सर। बी से लेके ई तक आए तो ये भी एक एसेंशियल ब्रांच है, ई से लेके जी तक आए ये भी एक एसेंशियल ब्रांच है। और जो जो R7 लगा है, R7, ये भी क्या है, एक एसेंशियल एसेंशियल ब्रांच, ब्रांच। क्योंकि ये भी दो एसेंशियल नोड को मिला रहा है। अब देखिए ये जो बी के साथ ये वाला नोड है, ये असल में अलग से नोड नहीं है, इसको बी ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि जी सर। इन दोनों के दरमियान कोई अलग से एलिमेंट नहीं लगा हुआ, अलग से कोई रजिस्टर नहीं लगा, कोई पावर सोर्स नहीं लगी, कोई करंट सोर्स नहीं लगा। समझ आ गई ना? इसीलिए सर उसने इसका अलग से नाम नहीं रखा। लेकिन जो R7 है ये एक ब्रांच है और ये एक एसेंशियल ब्रांच, क्योंकि हम बी से सर लेके बस। अगर हम बी से लेके जी तक जाएंगे तो R7 के थ्रू जाए तो रास्ते में कोई नोड नहीं आता, कोई एसेंशियल नोड नहीं आता। जी सर। ठीक है, ये केसीएल की इक्वेशन लिखी है, आपको केसीएल की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉइंट बी के ऊपर खड़ा हूं तो केसीएल की इक्वेशन ये लिखी जाएगी, क्योंकि जो करंट एंटर हो रहे हैं वो नेगेटिव है और जो करंट लीव हो रहे हैं वो पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव। इसका मतलब है कि नोड बी के ऊपर कौन कौन से करंट एंटर हो रहे हैं? I1 सर एंटर आई हो रहा है, वन और आई टू I2 तो नहीं, और आउट I2 आई टू। I2 लीव हो रहा है, और ये जो सिंपल आई है ये वाला जो सबसे राइट साइड पे आई है ये एंटर हो रहा है। तो ये दो देखिए माइनस है, और जो I2 और I6 निकल रहे हैं तो वो देखो प्लस के हैं। नेगेटिव प्लस है पॉजिटिव। सॉरी। ठीक है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, जो एंटर हो रहे हैं उनको पॉजिटिव ले लो, जो लीव हो रहे हैं उनको नेगेटिव ले लो, अल्टीमेट आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अगर मैं ठीक है आपको सर। कहूं कि इनके सारे एसेंशियल नोड के ऊपर इक्वेशन लिखो तो आप लिख सकते हैं ना केसीएल की। जी सर हो जाएगा। जैसा कि बच्चे मैंने बी के ऊपर आपको लिखे, ई के अभी ऊपर पॉइंट ई के ऊपर कैसे हाँ जी, लिखी जाएगी? I3 प्लस I4 माइनस I2। वेट, I3 प्लस I4 माइनस, सिंपली क्योंकि I3 एंड I4 एक्सिट हो रहे हैं और I2 इन हो रहे हैं। जी सर। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो इससे हम आगे चलते हैं, ये जो मैश के थ्री इक्वेशन लिखी है ये जब हम मैश एनालिसिस पढ़ेंगे तभी देखेंगे। ठीक है, ओके। ये भी हमारे रेलेवेंट नहीं है। अब आती है बच्चे मेरे पास नोड वोल्टेज मेथड। ये मेरे पास एक सर्किट गिवन है, कोई देख के मुझे बता सकता है कि इसके अंदर कितनी एसेंशियल नोड है? बच्चे इसके अंदर कितनी टू एसेंशियल, क्या? सर दो। नहीं सर टू। एक है। चार। चार कौन बोल रहा है? सर टू है। एक है सर, एक। वो तुक्का लगा दो, तीन है, लिखा भी है तीन है। अब देखो ये जो पॉइंट वन है इसके ऊपर तीन एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है, जी सर। पॉइंट टू पे भी तीन एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है, जी सर। और ये जो पॉइंट थ्री है यहाँ पे तो चार एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है। ये वोल्टेज सोर्स भी है, ये रेजिस्टेंस भी है, 10 वाली रेजिस्टेंस भी है, ये करंट सोर्स भी है। इसका मतलब है इसके अंदर तीन एसेंशियल नोड है। ठीक है, आपको बताया है कि जो नोड वोल्टेज मेथड है ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर सर्किट के अंदर हम अननोन वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं सर्किट आपको दे देता और मैं कहता कि V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करो, तो ये दो अननोन है, जी तो सर। इसको यूजिंग नोड वोल्टेज मेथड आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि जो गिवन सर्किट है उसके अंदर एसेंशियल नोड फाइंड करना। और भाई इसमें कोई ठीक सर। रॉकेट साइंस नहीं है, आपने देख के बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर एटलीस्ट तीन एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है। नोड वोल्टेज मेथड का पहला स्टेप है कि आपने एसेंशियल नोड फाइंड करने हैं। दूसरा स्टेप है कि किसी भी एक एसेंशियल नोड को आपने ग्राउंड कर देना। ग्राउंड मींस उसको 0 वोल्ट कर देना। ठीक है। ठीक है सर। पहला स्टेप क्या करना है, एसेंशियल नोड फाइंड करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि किसी आप R1 को भी कर सकते, सॉरी
नोड 1 को भी ग्राउंड कर सकते हैं, नोड 2 को भी कर सकते हैं, नोड 3 को भी ग्राउंड कर सकते हैं। इस केस के अंदर उसने नोड 3 को ग्राउंड किया। जब ये दो काम हो जाए तो तीसरा काम होता है कि अब जो रिमेनिंग नोड है ना असेंशियल, जो अभी इस केस के अंदर 1 और 2 है, इनके ऊपर खड़े होके इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, और वो इक्वेशन कैसे लिखनी है वो हम सीख लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं नोड 1 के ऊपर खड़ा हूं तो मेरे पास वोल्टेज है V1 जो कि मैंने फाइंड करनी है। क्योंकि जो वोल्टेज होती है वो किसी रेफरेंस से होती है, तो रेफरेंस मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड करके जीरो से रेफरेंस ले लिया। इसका मतलब जीरो से लेके नोड 1 तक मेरे पास जो वोल्टेज है वो V1 है। जीरो से लेके नोड 2 तक जो मेरे पास वोल्टेज है वो क्या है बच्चे, वो V2 है जो कि हमने फाइंड कर लिया। इसका मतलब V1 और V2 हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए, यहाँ से जीरो से लेके इस नोड तक, ये जो लेफ्ट साइड के कॉर्नर है ऊपर वाला, ठीक है, इस नोड तक वोल्टेज कितनी है, जो 10। गिवन है वो 10 वोल्ट है। जी सर। ठीक है, अब अगर मैं खड़ा हूँ नोड 1 के ऊपर, तो मुझे जो साथ वाला नोड है लेफ्ट साइड पे, वहां पे कितनी वोल्टेज नजर आ रही है, 10 10 वोल्ट नजर आ रहा है। और इस नोड की अपनी वोल्टेज कितनी है, V1 यानी कि जी जी अननोन है। अननोन है, V1 है जो कि स्टिल अननोन है। जी। ठीक है, इसकी अगर मैंने इस इक्वेशन लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, इसकी अपनी नोड में से जो सामने वाले वोल्टेज, इसकी अपनी, अब ये स्पीकर बंद कर दे जो भी है, इसकी अपनी वोल्टेज के अंदर से जो सामने वाले नोड की वोल्टेज है वो माइनस कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा जो रास्ते के अंदर रेजिस्टेंस आती है। ये देखिए नीचे नोड 1 की इक्वेशन लिखी है, V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1। 1 रेजिस्टेंस 1। ठीक। हाँ, अब देखें, अगर मैं राइट साइड पे लिखूं, अगर मैं राइट साइड पे नोड 1 के ऊपर खड़ा होकर राइट साइड पे देखूं तो वो नोड 2 है। तो नोड 2 की मुझे वोल्टेज कितनी नजर आ रही है, V2, जो कि अभी स्टिल अननोन है। V2 V2 सर। हाँ, तो ये देखिए मैं क्या करूंगा, जिस नोड पे मैं खड़ा होऊंगा सामने वाली नोड की वोल्टेज उसमें से माइनस होगी। ये देखें, तो ये क्या आ रहा है, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय जो दरमियान में रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अगर मैं इस पे खड़ा होकर जो तीसरा वोल्ट नोड है 3, उसकी वोल्टेज कितनी है, 0। ठीक है, तो क्या करूंगा, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे कर दूंगा, 5 से, 5 से। जो कि रेजिस्टेंस है दो नोड के दरमियान। तो ये नोड जी। 1 के ऊपर मैंने यूजिंग नोड वोल्टेज मेथड इक्वेशन लिखी है। ठीक है, सिमिलरली मैं नोड 2 के लिए लिखूंगा। अगर मैं नोड 2 के ऊपर खड़ा हूं तो मुझे नोड 1 की वोल्टेज क्या नजर आ रही है, V1। ठीक है, V1 सर। तो मैं क्या करूंगा, V2 में से V1 माइनस करूंगा, क्योंकि अब मैं नोड 2 के लिए लिख रहा हूं तो मैं नोड 2 के ऊपर खड़ा हूं, तो जिस नोड के लिए इक्वेशन लिख रहे हो उसमें से नेक्स्ट वाले नोड की क्या करते हैं, वोल्टेज माइनस माइनस करते हैं और जो दरमियान में रेजिस्टेंस हो उससे डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली ये नीचे देखें नोड 2 के, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 2 से क्यों, रेजिस्टेंस। ठीक। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि दरमियान में रेजिस्टेंस 2 थी। अब इसकी मैं लिखता हूँ नोड 3 के साथ, नोड 3 की वोल्टेज कितनी है, 0 वोल्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा 10 जो उसके दरमियान आ रही है। जी हाँ। जी। और इसके राइट साइड पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो क्या करूंगा, जो करंट एंटर हो रहा है, क्योंकि जो करंट एंटर हो रहा है उसको मैं क्या ले लेता हूँ, नेगेटिव, तो -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब ये दो इन इक्वेशन को मैं रिपीट करूं कि समझ आ गई कैसे लिखी गई है, जी सर, समझ आ गई है। वेरी आगे नाइस। समय सर। अब देखिए, अब ये दो मेरे पास इक्वेशन है, जितने अननोन वेरिएबल हो उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए ताकि उनको बंदा साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या करे, आंसर फाइंड कर सके। मैं बात रिपीट कर देता हूँ कि जितने अभी हमारे पास अननोन वेरिएबल कितने हैं, सर 2 दो, V1 और V2 दो अननोन मेरे पास चीजें हैं। ठीक है, अननोन वैल्यू है, इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए मेरे पास मिनिमम एटलीस्ट दो इक्वेशन लाजमी होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये मैंने दो इक्वेशन फाइंड कर ली। इन दो इक्वेशन को मैं आपस में क्या करूंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। तो क्या होएगा, v1 और v2 की वैल्यू आ जाएगी। इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता है? जी सर, इन्हें एक दूसरे के इक्वल करके इन्हें सोल्व करेंगे। एग्जैक्टली, पहले इसको सिंपल v1 और v2 की शक्ल की इनका एलसीएम लेके इनको सिंपल एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उन दोनों को इक्वेशन को जैसे इस बच्चे ने बोला कि इक्वल साबित इक्वल रख के ना, तो v1 और v2 की एक v1 की वैल्यू निकल आएगी, फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करके वहां से v2 की वैल्यू निकल आएगी। मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैं काफी फैक्टर से सॉल्व करके ना आपको इमेज ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा या एलएमएस के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, इसका मतलब नोड वोल्टेज मेथड इतना ही है कि आपने को सर्किट के अंदर अननोन चीज है, अननोन में ये बता दिया, तो आपने एसेंशियल नोड, पहला स्टेप क्या था, एसेंशियल नोड फाइंड करने हैं पूरे सर्किट में। एसेंशियल पे। जी। दूसरा स्टेप क्या था कि रेफरेंस। किसी भी एक एसेंशियल नोड को ग्राउंड कर देना। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या है कि जो रिमेनिंग एसेंशियल नोड है उनके ऊपर खड़े होके नोड वोल्टेज इक्वेशन लिखनी है। ठीक है ना? जी सर। जी सर। तो इक्वेशन लिखी गई। चौथा स्टेप क्या है कि इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या करना है, अननोन वैल्यू सर निकालनी है वोल्टेज वोल्टेज। फाइंड। अननोन वैल्यू निकाल लेनी है। ये हमारे पास सिंपल नोड वोल्टेज मेथड है। ठीक है, इसकी एक प्रैक्टिस के लिए ना एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब कोई बंदा मुझे नोड 1 के लिए इक्वेशन लिखवाएगा, ये आइडेंटिफाई हो गया 3 एसेंशियल नोड है। नोड 1 के लिए मुझे कोई नोड वोल्टेज एनालिसिस की इक्वेशन लिखवा दे। इसको नोड वोल्टेज मेथड बोल लो, नोड वोल्टेज एनालिसिस बोल लो, जो मर्जी बोलो। सर V1 हो गया, वोल्टेज अननोन हो गया, हाँ, और 20 वोल्ट लेफ्ट साइड पे 20 है। वोल्टेज उस। जी सर। तो सर v1 उसको माइनस 20 डिवाइडेड बाय, 2 रेजिस्टेंस। हाँ, अब जो मैं वोल्टेज 1 की जीरो वाले के साथ करूंगा तो क्या आएगा, v1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20। 20। अब जब मैं राइट साइड नोड 2 के लिए करूंगा तो क्या करूंगा, v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाय, 5। सर 5 क्योंकि 5 रेजिस्टेंस सर। आ रहा था। हाँ, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये पहली इक्वेशन कितनी आसानी से समझ आ गई आप। ठीक है, अब मुझे कुछ नोड नंबर 2 के लिए इक्वेशन लिखवा दें। सर सर V2 V2 माइनस V1। माइनस V1 डिवाइड बाय अब 5। जी हाँ, अब v2 माइनस v1 होगा डिवाइडेड बाय 5, और नीचे के लिए क्या करेंगे, v2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। 10, और जो राइट साइड के लिए करेंगे वो क्या करेंगे, v2 माइनस, अब राइट साइड पे वोल्टेज है ये 8 इंटू आई की जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू 2 है, तो इस वोल्टेज की पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। ठीक है, तो ये एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, एक ऐसी वोल्टेज सोर्स है जो कि करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये है कितनी है, 8 इंटू आई। तो क्या करूंगा, v2 माइनस 8 इंटू आई, और डिवाइड किससे कर दूंगा, 2 2 रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस। अब इन दोनों की इक्वेशन लिखनी आपको आ गई। जी सर। जी सर। दो इक्वेशन है तो ये अननोन वेरी, अब अच्छा ये जो आई फाई है ना, इस केस के अंदर आई फाई की वैल्यू अभी हमें नहीं पता चल रही कि क्या है। ठीक है, आई फाई की वैल्यू आसानी के साथ फाइंड हो सकती है। फिर आई फाई की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आई फाई की वैल्यू आ जाती है 10, तो ये वोल्टेज कितने की हो जाएगी, सर पहले वोल्टेज मालूम करना पड़ेंगे दोनों। पहले करंट, उसके बाद पहले दो इक्वेशन लिखनी होगी ऐसे, फिर हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये मैं आपको करके ना भेजता हूँ इसका प्रॉपर सोल्यूशन। अभी तक मेरा जो जी मेन, सर। सर पहले आई की वैल्यू जो फाइंड मेरा करके वो मेन उसमें। जो अभी मेरा मेन फंडा वो ये है कि आपको नोड वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी आ जाए, क्योंकि अगर इक्वेशन निकली आ गई, बाकी तो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली बच्चे सॉल्व करना है हमने। जी सर, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर दो इक्वेशन मान जाएंगे, v1 और v2 दो अननोन वेरिएबल हो गए, उनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या करेंगे, v1 और v2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जी सर। अब देखिए ये, अभी तो बच्चा आया शायद नहीं। अब देखिए ये थोड़ा एक स्पेशल केस है।
अब कोई बच्चा मुझे बता सकता है V1 की वैल्यू क्या है? सर अननोन। V1 V1 100 के इक्वल है बच्चे, क्योंकि 100 और ये जो रेजिस्टेंस है आपस में पैरेलल में, और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है। ऊपर देखे, जी ऊपर सर। वाले केस के अंदर देखे, ये 20 वोल्ट V1 20 क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऊपर रेजिस्टेंस 2 ओम का रजिस्टर रेजिस्टेंस हाँ जी बीच में, अगर ये जी मैं 2 रेजिस्टेंस आ रही है दरम्यान में। अगर मैं ये 2 ओम का रेजिस्टेंस बीच में से हटा दूं तो फिर V1 20 के इक्वल हो जाएगी। ये ठीक है सर। समझ आ गई ना? जी अब सर। जी सर। अब आपने क्या करना है कि इस नोड के लिए इक्वेशन लिखनी है, इस नोड के लिए इक्वेशन लिखनी है, और ये आपस में सॉल्व करना है। V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जी सर खुद से करेंगे ये। वेरी गुड। ये स्पेशल सुपर नोड क्या होता है ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ये बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही है। इसके जो अभी तक हमने पढ़ा है इसके अंदर किसी टर्म की ना समझ आई हो और किसी नोड की फाइंड करने में प्रॉब्लम हो, ब्रांचेस में जो हम एसेंशियल ब्रांच और जो फाइंड करना सीखे उनमें कोई मसला हो, नोड वोल्टेज की इक्वेशन लिखने में कोई मसला हो, तो मुझे बता सकते हैं आप। सर ये स्पेशल केस का बता दें। इसको आप अज्यूम करो ये स्पेशल केस नहीं है। आप इसको सिंपल जो इक्वेशन लिखो, नोड 1 के लिए इक्वेशन लिखो, नोड 2 के लिए इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, हल हो जाएगा। ओके ठीक सर। है सर। बस आपने जब V1 लिखना तो V1 की जगह आपने 100 पुट कर लेना, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट है जब वोल्टेज पैरेलल में क्या होती है, सेम होती है। सेम होती। बस ठीक है जी, हमारा सेशन एक्सपायर होने वाला है। अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो मैं सेशन दोबारा जनरेट कर देता हूँ, अगर मसले मसाइल नहीं है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर जल्दी मुझे बता दो, सेशन दोबारा जनरेट करूँ क्वेश्चन आंसर के लिए? नहीं सर, बस ठीक है। सर आ गई है समझ, ठीक। चलो ठीक है, इनको मैं सोल्यूशन करके आपको भेजता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। अल्लाह सर हाफिज। अटेंडेंस आपको भेज दूं? अटेंडेंस आपके जुम्मे, आपने अटेंडेंस लगवानी है और मुझे भेज देनी है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।